नया IBN 7 हौसला है। सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। बेमौसम बरसात की मार झेल रहे किसानों को प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है। अब किसानों को 33% नुकसान पर ही 1.5 गुना मुआवजा मिलेगा। पहले 50% नुकसान पर यह मुआवजा मिलता था। हम आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश की वजह से किसान परेशान हैं। कई इलाकों में किसानों ने खुदकुशी भी की है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मोदी का यह ऐलान काफी राहत देने वाला है। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हमने किया है कि अब किसान का वो जो 50% के नुकसान वाला जो दायरा था उसको बदल करके 33% भी अगर नुकसान हुआ है तो भी वो किसान हकदार बनेगा। उसके कारण मुझे मालूम है बहुत बड़ा बोझ आने वाला है, बहुत बड़ा बोझ आने वाला है, लेकिन किसान को 50% वाले हिसाब में रखने से उसको ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छोटे कारोबारियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने आज प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत की। इस बैंक का मकसद छोटे कारोबारियों को लोन की सुविधा देना है। इस बैंक के जरिए 10 लाख रुपए तक के लोन की सुविधा होगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 तरह के लोन मिलेंगे: शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के तहत 50,000 रुपए के लोन, किशोर के तहत 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक के लोन और तरुण के तहत 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाएंगे। मुद्रा बैंक से देश के करीब 5 करोड़ 77 लाख छोटे कारोबारियों को सीधे फायदा मिलेगा। जशपुर पुलिस ने राज्य के बीजेपी सांसद रणविजय सिंह जूदेव के भाई विक्रमादित्य सिंह जूदेव को भगौड़ा घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने विक्रमादित्य सिंह जूदेव को पकड़वाने वाले को 5,000 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की है। विक्रमादित्य सिंह जूदेव पर धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश का केस दर्ज है। जशपुर में एक जमीन के विवाद में विक्रमादित्य ने निजी स्कूल संचालक परमेश्वर गुप्ता के साथ मारपीट की और इसके बाद इस शख्स पर उसने अपनी कार चढ़ा दी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोमवार को घटना के बाद से विक्रमादित्य फरार चल रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। दिल्ली के तुर्कमान गेट रोडरेज कांड पर हो रही सियासत के बीच अब आम आदमी पार्टी ने विरोधियों पर हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस इस मामले में ये कहकर दुष्प्रचार कर रही है कि आरोपी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, उन्हें बचाने की वो कोशिश कर रही है, जबकि सच तो ये है कि दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है और उसे ही इस मामले में कार्रवाई करनी है। पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह के मुताबिक दिल्ली पुलिस की आड़ में केजरीवाल सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह के मुताबिक उनकी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। खुद परिवार ने कहा है कि उन्हें पार्टी के विधायक आसिम अहमद खान का पूरा सहयोग मिल रहा है। दोहरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की हम लोग चलने नहीं देंगे और आज जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मीडिया को SMS गया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। आम आदमी पार्टी के सपोर्टर द्वारा मारे गए व्यक्ति के घर वो जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने जो लिखा है अपने SMS में, इस पे हम लोग कानूनी कार्रवाई करने के बारे में भी विचार कर रहे हैं। देखिए, ये जो घटना है बहुत ही विवश घटना है और जिस तरह की संवेदनहीनता, जिस तरह के सत्ता के नशे में चूर, दिल्ली में जो सत्ता आई है उसके नशे में चूर, जो लोग यहाँ के कह रहे हैं, जिस तरह से आकर के मैंने यहाँ देखा है, जिसका मर्डर हुआ उसका भाई इतने दिन से रोया नहीं था, आज वो मेरे सामने रोया है पहली बार और उन्होंने कहा है कि उनके होर्डिंग पोस्टर वो यहाँ के मंत्री के साथ रहते हैं। अगर ऐसा है जो जनता कहती है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही कायरतापूर्ण घटना है। डीएनडी पर टोल को लेकर नोएडा की बीजेपी विधायक विमला बाथम के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने के चलते नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा दोनों तरफ लंबा जाम लगा है। बीजेपी कार्यकर्ता टोल टैक्स को हटाने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि टोल हटने तक वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 20 चंदन तस्करों के एनकाउंटर पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। दरअसल पुलिस के मुताबिक चित्तूर में चंद्रगिरी मंडल के शेषाचलम के जंगलों में 2 जगहों पर पुलिस की चंदन तस्करों से झड़प हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 20 चंदन तस्करों को मार दिया। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में कुछ पुलिस वाले और वनकर्मी भी घायल हुए। पुलिस के मुताबिक मारे गए लोग लाल चंदन के लट्ठे ले जा रहे थे। चित्तूर में कथित चंदन तस्करों को मुठभेड़ में मार गिराए जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आंध्र प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी किया है। मानवाधिकार आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि इस एनकाउंटर पर सवाल उठने लगे थे। कहा गया कि मारे गए सभी लोग तस्कर नहीं थे।
वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम ने आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखकर चिंता जाहिर की है। पन्नीर सेल्वम के मुताबिक आंध्र की एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स की तरफ से चलाए गए अभियान की निष्पक्ष और जल्द जांच हो और अगर इसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। साथ ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक निजी अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स के साथ चलती कार में गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात से पहले नर्स आरोपी इरशाद के खिलाफ छेड़छाड़ के मामले में बयान दर्ज करवाने कोतवाली जा रही थी और इसी दौरान रास्ते में आरोपी ने उनके कुछ साथियों के साथ मिलकर पीड़ित नर्स का अपहरण किया और फिर चलती कार में गैंगरेप किया। इसके बाद बेहोशी की हालत में पीड़ित नर्स को मुरादाबाद जिले के एक सुनसान सड़क पर फेंककर आरोपी फरार हो गए। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद मुरादाबाद पुलिस ने पीड़िता को थाने लाया और आगे के बयान दर्ज करवाए। नर्स का आरोप है कि आरोपी इरशाद उसे शादी करने के लिए लगातार दबाव उस पर बना रहा था, लेकिन नर्स ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आरोपी उसके साथ छेड़छाड़ करता रहा और जान से मारने की धमकी भी देता रहा। इस सिलसिले में 30 मार्च को नर्स ने रामपुर पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन रामपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और इसके चलते आखिरकार इन आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए, जिसके बाद गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट के इंतजार में मुरादाबाद पुलिस दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में बड़ी मंडी में मंगलवार रात भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। देखते ही देखते आग ने 100 से ज्यादा दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। मेरठ में भी देर रात थोक की दवा मार्केट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना मेरठ के खैरनगर बाजार की है, जहां चावड़ा सर्जिकल की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। दवा व्यापारी की माने तो करीब 50 लाख रुपए का माल इसमें जलकर खाक हो गया। आम आदमी पार्टी की पूर्व प्रवक्ता आतिशी मरलेना ने एक लेटर लिखकर खुलासा किया है कि शांति भूषण के चलते पार्टी में समझौता नहीं हो पाया। आतिशी के मुताबिक शांति भूषण ने अपने बेटे और केजरीवाल के विरोधी प्रशांत भूषण को धमकी दी थी कि यदि उन्होंने केजरीवाल गुट से कोई समझौता किया तो वो घर छोड़ देंगे। बता दें कि आतिशी को योगेंद्र प्रशांत गुट का माना जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी के प्रवक्ताओं के पैनल से भी बाहर कर दिया गया है। आतिशी की चिट्ठी पर योगेंद्र यादव का कहना है कि उन्हें पारिवारिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं प्रशांत भूषण का कहना है कि आतिशी को तथ्यों की जानकारी नहीं है। आम आदमी पार्टी में हो रही उठापटक से नाराज कुंदन शर्मा नाम के शख्स ने अरविंद केजरीवाल को दान में दी वैगनआर कार वापस मांग ली है। कुंदन शर्मा नाम के शख्स ने ट्वीट कर कहा कि उनका राजनीति पर से विश्वास उठ चुका है। कुंदन के मुताबिक उन्हें ना तो अकेले केजरीवाल चाहिए और न अकेले प्रशांत, बल्कि दोनों साथ चाहिए। हालांकि बाद में जब IVN7 ने कुंदन से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें गाड़ी या पैसा नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहते हैं कि उनका गुस्सा चैनल के जरिए केजरीवाल तक पहुँचे। उन्होंने आरोप लगाया कि जो स्वच्छ राजनीति का सपना उन्होंने देखा था वो मर गया। मंगलवार को सरकार की तरफ से आम आदमी के लिए 2 राहत भरी खबरें आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी का फैसला किया गया। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2015 से प्रभावी होगी। इसके बाद मंत्रिमंडल ने रियलिटी रेगुलेशन बिल को भी हरी झंडी दे दी। बता दें कि ये बिल निवेशकों का धन सुरक्षित रखने और बिल्डरों की मनमानी रोकने के मद्देनजर बेहद अहम है। अमेरिका के न्यू हेवन शहर में एक भारतीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुजरात के आणंद जिले के रहने वाले संजय पटेल न्यू हेवन शहर में गैस स्टेशन के स्टोर में नौकरी करते थे। बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात लोगों ने लूटपाट के इरादे से संजय को गोली मार दी। हमलावरों ने 6 राउंड गोली चलाई। संजय पटेल की 2 साल पहले ही शादी हुई थी और उनकी पत्नी 6 महीने की गर्भवती हैं। बेटे की हत्या की खबर सुनकर आनंद में संजय के माँ बाप बेहाल हैं। उन्होंने संजय के शव को भारत लाने के लिए मोदी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों के बारे में जानकारी मांगी है। एनजीटी ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्राधिकरणों से सड़क पर चलने वाली 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के बारे में जानकारी मांगी है। ये जानकारी एनजीटी ने एनसीआर में हवा की गुणवत्ता को लेकर दाखिल याचिका के बाद मांगी है। इस याचिका में ऐसी गाड़ियों पर बैन की मांग की गई है। इसके अलावा एनसीआर की सीमा से लगते राज्य अपने यहाँ इस तरह की गाड़ियों के एंट्री पर भी निगरानी रखने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा एनजीटी ने नोएडा में नियम तोड़ने के आरोप में कुछ जगहों पर निर्माण रोकने के आदेश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश के संभल में एक प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। प्रेमिका का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो हत्या के आरोपी के साथ शादी करने की जिद कर रही थी। पहले तो आरोपी ने प्रेमिका इमराना को समझाया, लेकिन जब उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो प्रेमिका ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इमराना की उसके ही दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी और उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने लाश बरामद कर मामला दर्ज कर लिया है। मुंबई के अंधेरी इलाके में प्यार के खूनी खेल की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। प्रेमिका से शादी न होने से नाराज प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया और फिर अपने हाथ की नसें काट ली। पुलिस को मौकाए वारदात पर दोनों खून से लथपथ फर्श पर पड़े मिले। पुलिस ने दोनों को गंभीर हालत में कूपर अस्पताल में भर्ती कराया है। मेघालय के जयंतिया हिल्स जिले में 14 मजदूरों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इन लोगों की मौत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है। हालांकि पुलिस किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस के मुताबिक एक ठेकेदार इन मजदूरों को मेघालय लेकर गया था। बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर असम के धुबरी जिले के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश के खंडवा में पुलिस हिरासत में लिए गए एक युवक की थाने में मौत का मामला सामने आया है। खंडवा के मोघट थाने की पुलिस के मुताबिक मृतक युवक ने थाने में ही फांसी लगा ली, जबकि परिवार का कहना है कि युवक की मौत पुलिस की बेरहमी से की गई पिटाई से हुई है। बताया जा रहा है कि युवक को लड़की छेड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले के तूल पकड़ने के बाद न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए। खुद बच्ची ने ही अपने अपहरण की साजिश रची थी। पुलिस का दावा है कि बच्ची का रिजल्ट आने वाला था और नंबर कम आने के डर से वो दूध लेने के बहाने घर से फरार हो गई थी। यहाँ तक कि उसने रतलाम का टिकट भी खरीदा था, लेकिन जब इस बच्ची को अपने माता पिता की याद आई तो उसने एक नई कहानी रची और अपहरण का आरोप 2 युवकों पर लगा दिया। मगर फिर सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद बच्ची ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। गुड़गांव में पुलिस ने दोस्तों के कत्ल के आरोप में एक शख्स को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। आकाश पर आरोप है कि उसने पिछले महीने 24 मार्च को लूट की रकम के विवाद में अपने साथी मनीष की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से वो फरार था। पुलिस के मुताबिक 2007 में 8वीं में पढ़ाई के दौरान आकाश ने अपने एक साथी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस जुर्म में उसे 3 साल बाल सुधार गृह भेजा गया था। पुलिस के मुताबिक बाहर आने के बाद उसने मनीष के साथ मिलकर 2011 में दिल्ली के कापासहेड़ा में वकील पर गोलियां बरसा दी थी। दिल्ली सरकार ने दोनों नगर निगमों को कुल 224 करोड़ रुपए जारी किए। गौरतलब है कि वित्तीय संकट की वजह से नगर निगम अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे थे। वेतन न मिलने के विरोध में सफाई कर्मचारियों ने पिछले सप्ताह कई दिनों तक दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा गिराकर सड़क जाम किया और आंदोलन चलाया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बच्चों के टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष कवच लॉन्च किया। फिलहाल 1 साल तक चलने वाले इस अभियान के तहत हर महीने की 7 तारीख से 14 तारीख तक बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। पूरी दिल्ली में 1000 जगहों पर 11 बीमारियों के लिए टीके लगाए जाएंगे। टीकाकरण का कार्यक्रम पूरी तरह मुफ्त होगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक 80% बच्चों का टीकाकरण हो चुका है, लेकिन 20% बच्चे बचे हुए हैं। यही नहीं, झुग्गियों वाले इलाकों में 40% बच्चों को टीका नहीं लगा है। जम्मू कश्मीर अर्बन लोकल बॉडीज के कर्मचारियों ने पिछले 4 महीने से वेतन न मिलने के खिलाफ श्रीनगर में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के वक्त उनसे काम तो लिया जाता है, लेकिन उनकी जायज मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती। प्रदर्शनकारियों ने श्रीनगर की रेजिडेंसी रोड से डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर तक मार्च करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम कर दिया। ट्विटर की बदौलत 8 महीने का मासूम जंग जैसे हालात से जूझ रहे यमन से अपने वतन भारत पहुंचने में कामयाब रहा। सबा शावेश अपने 8 महीने के मासूम बेटे के साथ सोमवार को सुरक्षित भारत लौट आई हैं। सबा यमन नागरिक हैं, जबकि उनके पति अरुण शेट्टी भारतीय हैं। सबा शावेश ने ट्विटर के जरिए अपनी गुहार सीधे विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाई थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सबा की डिटेल्स ट्रैक कराई और उनका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा। इसके बाद उन्हें मदद पहुँचाई गयी। ईटीवी गुजराती न्यूज का सपना पूरा हो गया है और अब नए तेवर और कलेवर के साथ खबरें देखी जा सकेंगी। अहमदाबाद में गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने ईटीवी के दफ्तर का शुभारंभ किया। इस भव्य समारोह के दौरान ईटीवी न्यूज नेटवर्क के हेड जगदीश चंद्र भी मौजूद थे। ईटीवी गुजराती का नया दफ्तर पूरी तरह हाईटेक और आधुनिक तकनीक से लैस है, यानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये चैनल गुजरात में नंबर 1 हो चुका है। इस मौके पर ईटीवी ने मुंबई में रहने वाले गुजरातियों के लिए आपनू मुंबई नाम से कार्यक्रम की शुरुआत भी की। आईपीएल के 8वें सीजन का पहला मैच आज डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता और मुंबई के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला रात 8 बजे से कोलकाता में खेला जाएगा। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में धूमधाम से आईपीएल सीजन 8 की शुरुआत हो गई। समारोह की शुरुआत प्रीतम के रविंद्र संगीत के साथ हुई। समारोह में क्रिकेट के दिग्गजों के साथ साथ बॉलीवुड के सितारों ने भी शिरकत की। भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष राजेश तोमर को सस्पेंड कर दिया गया है। बेंगलुरु में हुई कार्य समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गड़बड़ियों की वजह से तोमर को निलंबित किया गया। आरोप लग रहे हैं कि गाजियाबाद में हुए इस आयोजन के दौरान एथलीटों को हॉस्टल में पानी और खाने की भी अच्छी तरह से सुविधा नहीं दी गई। गुजरात के अहमदाबाद में शिकायत अनसुनी करने से नाराज एक उपभोक्ता ने अपनी महंगी कार गधों से खिंचवाई। कार मालिक ने थोड़े समय पहले ही कार खरीदी थी, लेकिन बार बार कार में परेशानी आने से इसकी शिकायत उसने कार शोरूम में की। शोरूम में उसकी शिकायत बार बार अनसुनी कर दी गई, जिसके बाद कार मालिक ने शोरूम मालिक को सबक सिखाने की ठानी, कार गधों से खिंचवाई और पूरे शहर में घुमाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दमिश्क के यारमुक में रह रहे फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति मांगी है। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी के मुताबिक 18,000 शरणार्थियों की हालत बेहद खराब है। वहां अस्पतालों में दवाएं खत्म हो गई है और वहां सहायता पहुंचाना नामुमकिन है। इराक के तिर्किट में बरामद हुई सामूहिक कब्रों पर जाकर लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। पिछले हफ्ते की यहां के सामूहिक कब्रें बरामद हुई थी। ऐसा माना जा रहा है कि ये कब्रें उन इराकी सैनिकों की है जिन्हें इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने मार दिया। मैक्सिको के जेलिस्को राज्य में एक पुलिस दल पर हमला कर 15 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी गई है। इस हमले में 5 अधिकारी जख्मी भी हुए हैं। हमलावरों ने पुलिस के वाहनों को आग के हवाले कर दिया। माना जा रहा है कि यह हमला नशे के कारोबार करने वाले किसी गिरोह ने किया। बार को अचानक आग लग गई। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि पनडुब्बी पर कोई हथियार नहीं था। 155 मीटर लंबी इस सबमरीन में रिपेयरिंग का काम चल रहा था। ग्रीस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों के बाद तनाव बन गया है। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया और दुकानों को भी तहस नहस कर डाला। लोगों ने राजनीतिक बंदियों की रिहाई को लेकर के प्रदर्शन किया। पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत में एक केमिकल प्लांट में जोरदार धमाका हुआ। इसमें 14 लोग जख्मी हो गए। घायलों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। अमेरिका के मैरीलैंड में एक घर से 7 बच्चों समेत कुल 8 लोग मृत पाए गए। हालांकि इस मामले में पुलिस अभी भी कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस ने घर की रसोई से एक गैस जनरेटर बरामद किया जो खाली था। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हो गई। दरअसल विपक्षी पार्टियों ने आज से 3 दिनों के लिए बंद का आह्वान किया है। विपक्ष सभी पार्टियों की सहमति से नए संविधान को बनाए जाने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनने जा रही है, जिसमें उनका किरदार परेश रावल निभाएंगे। परेश रावल इन दिनों मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म की शूटिंग को लेकर बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक इस फिल्म का नाम तय नहीं किया गया है। विधु विनोद चोपड़ा अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म ब्रोकन हॉर्सेस लालकृष्ण आडवाणी को दिखाना चाहते हैं। खबरों के मुताबिक विधु विनोद चोपड़ा लालकृष्ण आडवाणी को आज ये फिल्म दिखाने वाले हैं, जिसके लिए वो एक खास स्क्रीनिंग कर रहे हैं। शाहिद कपूर 10 जून को दूल्हा बन सकते हैं, जबकि पहले खबरें आ रही थी कि शाहिद इस साल के आखिर तक शादी करेंगे। लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि वो दिल्ली की रहने वाली मीरा के साथ जून में ही शादी कर सकते हैं। मोहित सूरी की अगली फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आएगी। इससे पहले करण जौहर ने भी अपनी फिल्म कपूर एंड सन्स के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया को एक साथ साइन किया। हम आपको बता दें कि सिद्धार्थ और आलिया ने एक साथ करण की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इमरान हाशमी अपने बेटे अयान और परिवार के लिए अपनी फिल्म मिस्टर एक्स की स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे। विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित फिल्म में इमरान एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जिनके पास अदृश्य होने की शक्तियां हैं। दबंग और दबंग 2 की कामयाबी के बाद अब दबंग 3 के बारे में भी बातें होने लगी है। बताया जा रहा है कि फिल्म के निर्माता अरबाज खान दबंग 3 जरूर बनाएंगे, लेकिन 2 या 3 साल बाद। अरबाज कहते हैं कि वो फिल्म शुरू करने से पहले सलमान से लंबी बातचीत करेंगे।